हेलो। हाय एवरीवन, कैसे एक आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कल हम लोग सितंबर का मंथली करंट अफेयर देख रहे थे, सितंबर 2023 का। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बीच में हमारी क्लास रुक गई थी। ठीक है, तो आज हम उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये कल की वीडियो जी तो जो थी मंथली करंट अफेयर की, उसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने G20 के बारे में हम लोग देख रहे थे, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज फिर से स्टार्ट करने क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको वीडियोज के लिंक मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। तो कल हम लोगों ने G20 के बारे में देखा था। तो 9-10 सितंबर 2023 को आयोजन हुआ था इसका। आप लोग नोट्स जरूर बनाना इसके। मैं कल भी मैंने आपको बोला नोट्स बनाना, रिवीजन में आपके काम आएंगे। ये सब चीज़ें हमने कल देख ली थी, सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली थी। सब चीज़ के प्रॉपर नोट्स बनाना। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अपने नोट्स में भी अपडेट करना। G7 जो हमने देखा था, 7 देशों का समूह है। G8 8 देशों का समूह है। 7 देश थे इसमें, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, कनाडा और 4 देश यूरोप के। यूरोप के कौन से? ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, मुख्य 4 देश ये यूरोप के थे, और एक देश था जापान, एशिया का, और एक देश था जापान। ठीक है, तो इन 7 देशों से मिलकर ग्रुप ऑफ 7 बना था, G7 बना था। इन्हीं G7 में बाद में एक 1997 में 1997 में एक देश जुड़ गया जिसका नाम था रूस। जब ये रूस इस G7 से जुड़ा तब क्या बन गया? G8। और इन्हीं G8 में बाकी इन 8 को छोड़कर जो भी देश थे, 12 देश और शामिल हुए। उनसे क्या बना? G20। और अब G20 में अफ्रीकन यूनियन बन गया, तो उससे क्या बन गया? अब अफ्रीकन यूनियन जुड़ने के बाद G21। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखना। अब नेक्स्ट है वो है हमारा यशोभूमि। जैसे कि दिल्ली में मीटिंग हॉल एक भारत मंडपम है, भारत मंडपम, जहां पर G20 की शिखर सम्मेलन हुआ था। उसी तरह से एक और मीटिंग हॉल बनाया गया जिसका नाम क्या है? यशोभूमि। ये भी कहां पे बनाया गया है? ये भी दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, दिल्ली के द्वारका में। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली, द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का लोकार्पण किया। अब क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? निम्नलिखित में से यशोभूमि कहां पर स्थित है? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो इस तरह से बन सकता है। अगर और क्वेश्चन बनाना हो एग्जामिनर को तो वो क्या बनाएगा? हाल ही में चर्चा में रहने वाली यशोभूमि क्या है? यशोभूमि क्या है? ठीक है, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन यहां पर आपके लिए बन सकते हैं। यशोभूमि क्या है? ठीक है,
तो ये सब भूमि क्या है, ऑप्शन किस तरह से देगा, ये सब भूमि कि उत्तराखंड में एक धार्मिक स्थल, एक उत्तराखंड में एक प्राचीन धार्मिक स्थल, एक प्राचीन, या फिर वीर सेनानियों को समर्पित भूमि। तीसरा है इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर। ठीक है, और चौथा भी कुछ इसी तरह से मिलेगा। ठीक है, ये सब भूमि ये हो गया कि भारत की नई सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन कुछ भी मिल सकते हैं। तो याद रखना, जैसे कि भारत मंडपम है वैसे ही यशो भूमि भी एक मीटिंग हॉल है। दो मीटिंग हॉल बनाए गए हैं, पहला भारत मंडपम ये भी दिल्ली में है और दूसरा यशो भूमि ये भी कहाँ पे है, दिल्ली में ही है। यह एशिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन रहेगी, एशिया में सबसे बड़ा मीटिंग हॉल होगा, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। इसका माइक बोला गया, इसको माइक का मतलब क्या है, एम का मतलब है मीटिंग, आई का मतलब है इंसेंटिव, सी का मतलब है कॉन्फ्रेंस और ई का मतलब है एग्जीबिशन। यानी कि अनेक प्रकार की यहाँ पर प्रदर्शनी होगी, मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंसेज होगी। यहाँ पर 11,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यानी जब भी कोई मीटिंग होगी या फिर किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्रेंस होगा या प्रदर्शनी होगी, एग्जीबिशन होगा, तो लगभग 11,000 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। यशो भूमि में वैश्विक स्तर के सम्मेलन बैठकें इस तरह आयोजित किए जाएंगे। अब तक हमारे देश में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन बन चुके हैं। अब तक कितने बन चुके हैं, 2। पहला कौन सा, भारत मंडपम, यहाँ पर बैठने लोगों में बैठने की क्षमता कितनी है, 7,000। दूसरा कौन सा, यशो भूमि, यशो भूमि में क्षमता कितनी है, 11,000 लोगों की। ठीक है, और नई दिल्ली के कहाँ पे है, नई दिल्ली में द्वारका में ये बनाया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लोगों की क्षमता पूछी जा सकती है, कितने लोग बैठ सकते हैं, तो 11,000 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। अभी नेक्स्ट है देश की पहली सोलर सिटी। सोलर सिटी का मतलब कि वहां पर सूर्य से बिजली का उत्पादन होता है। वहां की जो मुख्य जो क्षेत्र है, मुख्य जो सेक्टर है, वो क्या करेगी, वो सूरज से की जो रोशनी होती है उससे बिजली बनाएगी और इसी से अपने सारे फंक्शन करेगी। ठीक है, लाइट का इन्वेंशन कहाँ से करेगी, सूरज से। तो सांची, मध्य प्रदेश में सांची है, वह वो है जो हमारी देश की पहली सोलर सिटी बन चुकी है। सांची में जो रेलवे स्टेशन है, जो भी सरकारी ऑफिस है या फिर स्कूल हो गए, इस तरह की जगह है आदि, इन जगहों पर की जो छतें है वहां पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी और उनसे बिजली बनाई जाएगी। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा से ये सभी चीजें चलेगी। वहां का रेलवे स्टेशन हो गया, ऑफिस हो गए, स्कूल हो गए। तो आपको ऑप्शन में क्या क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन है। पहला आपको दिया होगा रांची,
दूसरा आपको देंगे सांची, तीसरा आपको देंगे जैसलमेर, और चौथा आपको देंगे वाराणसी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देंगे। आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो इसमें रांची और सांची में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर आपके लिए बनाएगा। तो एक एक चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। सोलर सिटी बनाया गया है, यानी कि सूर्य की सूरज वाली जो प्लेटें होती है, सौर प्लेटें होती है, उनको लगाया जाएगा जो भी मुख्य बिल्डिंग होती है, और वहाँ से बिजली का उत्पादन से उस पूरी बिल्डिंग का संचालन किया जाएगा। पंखे चलने हैं, कूलर चलने हैं, एसी चलेगी, लाइटें चलेगी, वो सब कुछ कहाँ से चलेगी? उन सोलर प्लेटों से बिजली का उत्पादन होगा, उनसे चलेगी। अब अगला है, एक रिपोर्ट आई है, एक सर्वेक्षण आया है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, यानी कि हमारे देश में कौन से शहर में जो वायु है वो ज़्यादा स्वच्छ है, कौन से शहर में ज़्यादा स्वच्छ है और कौन से में ज़्यादा प्रदूषित है। इसको लेकर एक सर्वेक्षण आया, एक रिपोर्ट आई है जो जिसका नाम है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। इसमें जो टॉप सिटी रही है हमारे देश में वो रही है इंदौर, यानी कि इंदौर में सबसे स्वच्छ वायु है। इंदौर से नीचे नीचे ही है बाकी शहरों में। ठीक है, इंदौर के बाद सारे के सारे शहर प्रदूषित है वायु के मामले में। इसमें दो तरह की रिपोर्टें आती है। पहली तो आती है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है उनके बारे में। दूसरी आती है 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले जो शहर है उसमें। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले में इंदौर सबसे 1 नंबर पे रहा है कि यहाँ की वायु जो है, हवा जो है वो शुद्ध है, बहुत ज़्यादा शुद्ध है। बाकी शहरों से पूरे देश में सबसे ज़्यादा शुद्ध हवा कहाँ की है? इंदौर की। उसके बाद दूसरा स्थान है आगरा का, तीसरा है ठाणे महाराष्ट्र। 3 से 10 लाख की जो आबादी है उन शहरों में अमरावती जो है वहां की वायु सबसे ज्यादा शुद्ध है, स्वच्छ वायु है वहां की। ठीक है, अब है अगला, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, इसको बोला जाता है नेवा। 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा में इसकी शुरुआत की। गुजरात देश की पहली विधानसभा बन गई है जहां पर राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन ये लाया गया। यह पेपरलेस प्रक्रिया की दिशा में एक डिजिटल पहल है। यानी कि ई से आपको पता चल रहा होगा, ई का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम किया जाएगा, पेपरलेस काम किया जाएगा। तो गुजरात जो विधानसभा है वो ऐसी पहली विधानसभा बन गई है जहां पर पेपरलेस काम किया जाएगा, जो डिजिटल माध्यम से सब कुछ वहां पर कार्य होगा। ठीक है, इसका शिलान्यास गुजरात विधानसभा में किया गया। क्वेश्चन बनेगा कि या तो सीधा आपको मिलेगा नेवा, आपको यह भी पता होना चाहिए अगर नेवा आ गया तो उसका मतलब क्या है, या फिर आपको दिया जाएगा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत कहां से की गई है। वैसे ही आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला गुजरात विधानसभा, दूसरा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश विधानसभा, तीसरा आपको मिलेगा कर्नाटक विधानसभा, और चौथा आपको मिलेगा राजस्थान विधानसभा। ठीक है, तो कहां से की गई है? गुजरात से की गई है। पेपरलेस काम होगा, यानी कि डिजिटल रूप में अब काम होगा विधानसभाओं में, इसके लिए शुरुआत की गई है। अब हमने जो इंडेक्स बनाई थी कल कि हमारी किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, तो हमने देखा था कि सबसे पहले हम लोग चर्चित व्यक्ति जो भी है वो पढ़ेंगे, वो हमने कंप्लीट कर लिया अपना टॉपिक। दूसरा हमने चर्चित स्थानों के बारे में जानने की कोशिश की। चर्चित स्थान जो भी इंपॉर्टेंट रहे थे सितंबर महीने में वो हमने पढ़ लिए है। ये 2 हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद खेल कूद और अन्य,
खेलकूद और चौथा है अन्य। ये अन्य में सब कुछ आ जाएगा, कोई योजना आई है, कोई समिति आई है, या फिर किसी प्रकार का कोई संशोधन आया है, इस तरह से जो भी चीजें आई होगी वो सब कुछ अन्य में रहेगी। तो अब जानते हैं, अब देखें खेलकूद के बारे में कि कौन से गेम और स्पोर्ट्स है वो चर्चा में रहे थे सितंबर महीने में। तो सबसे पहले विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में। बेलग्रेड में। एक तो आप लोग ये याद रखना कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। नाम क्या है खेल का? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। नाम से ही ध्यान पता चलना चाहिए किससे रिलेटेड है, कुश्ती से। कब हुआ था? 22 सितंबर 2023 को अंतिम पंघाल जी ने 23 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीता था। हमारे भारत की जो अंतिम पंघाल है, ये पहलवान है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 19 वर्ष की आयु में जीतने वाली सबसे युवा पहलवान है ये, सबसे युवा पहलवान। अब ये सितंबर महीने में तो हो गया, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करोगे, गूगल करोगे और अपने नोट्स में अपडेट करोगे आपका होमवर्क। वो आपका होमवर्क क्या रहेगा कि जो टॉप 3 है, यानी कि स्वर्ण, रजत और कांस्य। कांस्य का मैंने आपको बता दिया कि हमारी भारत की अंतिम पंघाल जी ने जीता था। ये 2 आप और बताओगे या अपने नोट्स में अपडेट करोगी कि ये किसने जीता था, स्वर्ण पदक किसने जीता और रजत पदक किसने जीता था। कमेंट भी करोगे और अपने नोट्स में अपडेट भी करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ISSF विश्व कप निशानेबाजी। तो अगर आप लोग यहां तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब यह आपका नैतिक कर्तव्य है, यह आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा। सितंबर महीने का करंट अफेयर लगभग आज हमारा, अगर कुछ टेक्निकल इशू ना हुआ तो पूरा का पूरा हमारी सितंबर महीने की करंट अफेयर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ISSF विश्व कप निशानेबाजी, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? रियो डी जनेरियो, ब्राजील में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा कि ये जो खेल है वो कहां पर आयोजित हुए, ठीक है। अब है एलावेनिल वेला, ये है भारत की। इन्होंने 10 मीटर में एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता, यानी निशानेबाजी में इन्होंने 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरे है निश्चल, इन्होंने 50 मीटर में रजत पदक जीता है, ठीक है। रजत पदक इन्होंने जीता है, निश्चल और एलावेनिल वेला, ये जो 2 है इन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। पहला तो है 10 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और निश्चल जी ने 50 मीटर में रजत पदक जीता है। बस वही आपका होमवर्क, फिर से वही होमवर्क रहेगा। गूगल सर्च करना आप लोग, गूगल पे आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। होमवर्क आपका इनमें स्वर्ण पदक मैंने बता ही दिया, रजत और कांस्य पदक किसने जीता, इसमें स्वर्ण और रजत पदक, कांस्य पदक किसने जीता, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो, ब्राजील में हुआ था, ठीक है। और किस किस देश के वो खिलाड़ी हैं वो भी आप लोग ध्यान रखना। अब 19वें एशियाई खेल अभी चर्चा में थे, चीन में के होंजोई शहर में ये हुए हैं अभी, तो काफी चर्चा में थे। 23 सितंबर 2023 को इनका शुभारंभ हुआ था। तो भारतीय ध्वजवाहक कौन होते हैं कि पहली बार जो हमारी टीम जाएगी किसी दूसरे देश में खेलने के लिए, तो हमारे भारत का जो फ्लैग होता है, जो तिरंगा झंडा होता है, उसको पकड़ कर आगे आगे चलेंगे 2 लोग या 1 लोग, और उनके पीछे पूरी की पूरी भारत की टीम जो गई होती है, चाहे वो काम उनके पीछे जो कोच हो वो हो, या फिर खिलाड़ी हो, या फिर अन्य जो लोग उनके साथ जाते हैं वो गए हो, वो सारे उनके पीछे चलेंगे। एक तरह से परेड होती है, ठीक है। तो ध्वजवाहक कौन थे? एक तो थे हरमनप्रीत सिंह और एक थी लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। हरमनप्रीत जो है वो है हमारे जो हॉकी टीम है भारत की, उनमें पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है ये हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। और जो लवलीना बोरगोहेन है वो है भारत की टॉप की महिला मुक्केबाज, यानी 1 पुरुष है और 1 महिला। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट,
19वें एशियाई खेल में भारतीय ध्वजवाहक कौन है। ठीक, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसमें आपको एक मिलेगा हरमनप्रीत सिंह जी, दूसरा मिलेगा लवलीना बोरगोहेन जी। ठीक है, तो ये है हॉकी टीम के, पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन, और लवलीना जी है भारत की मुक्केबाज है। ठीक है, टॉप मुक्केबाज है। और भारत के कुल कितने एथलीट है जो गए थे, खिलाड़ी गए थे? 655 खिलाड़ी गए थे और उन्होंने 39 खेलों में भाग लिया था। अलग अलग प्रकार के खेल हुए थे, 39 खेलों में भाग लिया था। मैं आपके लिए अब 19 में जो एशियाई खेल हुए हैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं जो 39 जो खेल खेले हैं भारत के खिलाड़ियों ने, उसमें किस खेल में किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, और उसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक किन देश के किन खिलाड़ियों ने जीते हैं उन खेलों में, वो मैं पूरी एक लिस्ट लेके आऊँगा। अगर मैं इस महीने के करंट अफेयर में करवाता तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती और आप लोग करते भी नहीं। अलग से लेके आऊँगा, टॉपिक का नाम ही रहेगा 19वें एशियाई खेल। ठीक है, उसे मैं एक जगह आपको कंपाइल करके सब कुछ दे दूंगा कि किसने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो वो आप लोग याद कर लेना, उसके नोट्स बना लेना। अगर आप चाहो तो यहीं पे अपडेट कर लेना इसी नोट्स में, अगर आप चाहो तो अलग से नोट्स बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगला है आईसीसी विश्व कप 2023 क्रिकेट मैच है, चल रहे हैं। आईसीसी विश्व कप चल रहे हैं, आप सभी को जैसे पता ही होगा। तो भारत काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छी काफी फॉर्म में चल रहा है भारत। 5 अक्टूबर को ये शुरू हुए थे। एंथम सॉन्ग इसका क्या है? दिल जशन बोले। पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्व कप के जितने भी अब खेल हो रहे हैं सारे के सारे भारत में ही खेले जाएंगे। ये पहली बार ये ऐसा हुआ है। ठीक है, नहीं तो विश्व कप में जो जितने मैच होते हैं लगभग अलग अलग देशों में खेले जाते हैं सारे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे के सारे मैच भारत में खेले जाएंगे। एक भी मैच भारत आउट ऑफ इंडिया नहीं खेला जाएगा। और कुल 10 टीमों ने इस मैच में भाग लिए। तो देखते हैं जब भी फाइनल होगा तो फाइनल के बाद कौन जीतता है इसमें। उसके बाद में आईसीसी विश्व कप में इसके ऊपर मैं भी एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा। ठीक है, फाइनल में कौन जीता था और सेमीफाइनल में कौन कौन जीता था, इन सब के बारे में जाने। आपको जैसे पता ही होगा भारत काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है इस बार। अगला है बास्केटबॉल का फीफा विश्व कप 2023, विजेता कौन रहा था? जर्मनी। ये कौन सा संस्करण हुआ था? 19वां संस्करण। यानी इससे पहले 18 मैच और हो चुके हैं बास्केटबॉल फीफा विश्व कप के 18 मैच हो चुके हैं, ये 19वां था। इसमें विजेता रहा था जर्मनी और उप विजेता या फिर जर्मनी ने किसको हराया था? सर्बिया को। टॉप पे पहले नंबर पे कौन था? जर्मनी, दूसरे पे सर्बिया। अब आपका यहाँ पर होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क क्या रहेगा कि ये जो विश्व कप हुआ था बास्केटबॉल को लेकर, ये कहाँ पर हुआ था? कहाँ? ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको कंप्लीट करने नोट्स। अगला है यूनिस डायमंड लीग। जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे। ये वही है जिन्होंने भाला फेंकने वाले। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक। रजत पदक इन्होंने जीता है। और इन्होंने जो भाला फेंका था वो कितनी दूर पर गया था? 83.80 मीटर के थ्रो पर गया था। इसके साथ ये किस पे रहे थे? दूसरे स्थान पर रहे थे। अगर थोड़ा सा आगे और चला जाता तो ये क्या आ जाते पहले, क्योंकि जो पहले रहे थे उन्होंने 84.24 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था। वो कौन है? जैकब वोडलेक। तो यूनिस डायमंड लीग भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे, पहले स्थान पर जैकब वोडलेक थे। ठीक है, इन्होंने 84.24 मीटर की दूरी पर भाला फेंका, इनकी जो दूरी थी वो 83.80 मीटर थी। अब आपका यहां पर होमवर्क क्या रहेगा? पहला होमवर्क रहेगा यूनिस डायमंड लीग। पहला तो होमवर्क रहेगा कहां पर हुई, कहां हुई। ठीक है, आपका दूसरा होमवर्क रहेगा जो ये जैकब है,
ये किस देश से है, किस देश के खिलाड़ी है। ठीक है, ये आपके 2 होमवर्क रहेंगे। और इसमें तीसरा रहेगा कांस्य पदक जो है वो किसने जीता। ये आपके 3 होमवर्क रहेंगे, तीनों को आपको कंप्लीट करना है, नोट्स में अपडेट करना है। तो अब आप लोग स्पून फीडिंग वाली आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई फायदा नहीं है, आपका नुकसान ही नुकसान है। जब आप खुद से होमवर्क करोगे तभी आपका कुछ भला हो सकेगा, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। खुद की मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है। टीचर का काम होता है सिर्फ रास्ता दिखाना, उस पर चलना खुद स्टूडेंट को पड़ता है। ठीक है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप या स्ट्रीट 20 भी इसको बोला जाता है। ये जो गली नुक्कड़ में जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए लाया गया है स्ट्रीट चाइल्ड। ये ऐसा पहली बार हुआ, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पहली बार ऐसा खेला गया है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्या बनेगा, हाल ही में खेले गए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में, विश्व कप को कहाँ आयोजित किया गया, तो चेन्नई में आयोजित किया गया। ठीक है, 15 अलग अलग देशों के जो गलियों में खेलने वाले बच्चे हैं इन्होंने यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि गली नुक्कड़ में काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं, वो क्या रहते हैं कि उन्हीं गलियों में सीमित रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, उनको मौका नहीं मिलता। तो उन्हीं के लिए ये विश्व कप लाया गया स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट, कि जो भी गली नुक्कड़ में जो भी बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको एक मौका मिले और वो अपनी गली से बाहर निकलकर अपना अच्छा नाम कमाए। अगर वो काफी अच्छे खिलाड़ी है तो वो उनका अच्छा नाम मिलेगा। अब 37वें राष्ट्रीय खेल 25 अक्टूबर को ये शुरू हुए थे और 9 नवंबर तक चले थे। इनका शुभंकर क्या था, मोगा इनका शुभंकर था। थीम सॉन्ग को अमिताभ बच्चन जी ने गाया था, अमिताभ बच्चन जी ने इनको गाया था। कुल इसमें 43 गेम्स जो है वो खेले गए थे 37वें राष्ट्रीय खेल में। क्वेश्चन क्या बनेगा, 37वें राष्ट्रीय खेल का थीम सॉन्ग किसने गाया। आपको ऑप्शन मिलेंगे, सोनू निगम, AR रहमान, अमिताभ बच्चन और अरमान मलिक। ठीक है, तो किन्होंने गाया था, अमिताभ बच्चन जी ने। तो अब ये हमारे खेल खत्म हो गया, हमने चर्चित व्यक्ति पढ़ लिए। जो हमने इंडेक्स बनाई थी, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, कल वाली क्लास में, कि हम किस तरह से हमारी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हमने स्थान पढ़ लिए, जो भी चर्चा में स्थान रहे थे। उसके बाद हमने स्पोर्ट्स पढ़ लिया, खेल कूद के बारे में पढ़ लिया। अब जो भी मिसलेनियस रही है, जो भी घटनाएं, वो पढ़ेंगे। जैसे कि चर्चित योजना, आयोग, समिति, इनके बारे में। सबसे पहले आयुष्मान भव। आयुष्मान आपको नाम देखते ही याद आना चाहिए, किससे रिलेटेड होगी, चिकित्सा से, मेडिकल से। ठीक है, आयुष्मान का नाम आते ही, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं जो मेडिकल से रिलेटेड है और आयुष्मान नाम है उनका। 13 सितंबर 2023 को द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पर, गांधीनगर, याद रखना गांधीनगर कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ से इसका प्रारंभ किया था आयुष्मान भव का। इसका उद्देश्य क्या है, देश के प्रत्येक गांव और अंतिम छोर तक प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। किसके, प्रत्येक गांव, देश के प्रत्येक गांव और प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक है, अब यहां पर एग्जामिनर दे सकता है, अगर स्टेटमेंट के रूप में देगा तो वो कैसे देगा, प्रत्येक व्यक्ति की जगह क्या देगा, एक स्पेसिफिक वर्ग को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, इस तरह से, या फिर जो BPL वाले लोग हैं उनको। ठीक है, गांव की जगह क्या दे देगा, प्रत्येक गांव की जगह प्रत्येक शहर दे देगा। तो ऐसे कुछ भी चेंज कर सकता है। तो एक एक शब्द आप लोग याद रखना। गुजरात की जगह इसका प्रारंभ कहाँ से, कहीं और अन्य स्टेट से कर देगा,
तमिलनाडु से कर देगा, केरल से कर देगा, राजस्थान से कर देगा, उत्तराखंड से कर देगा, उत्तर प्रदेश से कर देगा, कहीं से भी कर सकते हैं। तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, एक एक शब्द आप लोग याद रखना। या फिर यह भी क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने आयुष्मान भव का शुभारंभ कब किया था? 13 सितंबर, 14 सितंबर, 12 सितंबर, 15 सितंबर। ठीक है। अगला है नारी शक्ति वंदन महिला आरक्षण अधिनियम। इसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो सुना जरूर होगा कि जब नई संसद भवन में हमारे लोग गए थे तब एक अधिनियम लेके आए थे, एक विधेयक लेके आए थे, नारी शक्ति वंदन, लोकसभा में यानी संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए। तो 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के दिन नई संसद भवन में बैठक शुरू हुई थी। ये चीज आप लोग याद रखना, कहां पे कब हुई थी? 19 सितंबर को नई संसद भवन में। उन्नीस सितंबर को नई संसद भवन में, गणेश चतुर्थी के दिन। ठीक है। और 20 सितंबर को यह विधेयक लोकसभा में लाया गया। 21 सितंबर को यह विधेयक लोकसभा राज्यसभा में लाया गया और 28 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और ये अधिनियम बन गया। ठीक है। अब मैं आपको एक विधेयक और अधिनियम में थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। और दूसरी बात आप लोग ये याद रखना कि 19 सितंबर को नई संसद भवन जो बनी है उसमें बैठकें शुरू हो चुकी है। ठीक है। नई संसद भवन में पुराने संसद भवन जो थी उसका नाम क्या कर दिया गया? अब संविधान सदन। ये क्वेश्चन बन सकता है, संविधान सदन नाम कर दिया। ठीक है। कुछ भी इसमें बोल सकते हैं, संविधान सभा या फिर और कुछ नाम दे सकते हैं। पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया है? ठीक है। आपको उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे। और इसमें विशेष सत्र 2-3 दिन के लिए बैठक हुई थी, उसमें विशेष रूप से ये बैठक की गई थी। उसमें पहला ही विधेयक लाया गया था। ये पहला विधेयक है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नई संसद भवन का क्या नाम है? इसका नाम याद रखना, नारी शक्ति वंदन विधेयक। इसके ऊपर चर्चा हुई थी। ये पहला विधेयक है। वैसे है क्रम में ये 128 नंबर का 128वां संशोधन विधेयक है और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इन दोनों में अंतर क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। 28 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखना 2-3 चीजें, नई संसद भवन और एक मैं वीडियो लेके आऊंगा नई संसद भवन के ऊपर ही, नई संसद भवन पार्लियामेंट के ऊपर, जिसमें आपको संसद भवन के ऊपर जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको हर एक चीज करवाऊंगा वहां पर कि नई संसद भवन में जो गेट हैं उनके बारे में, उनकी थीम के बारे में, पुरानी संसद भवन के बारे में, उनका जो नया नाम रखा है संविधान सदन रखा है, सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा। एक होता है विधेयक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बिल, एक होता है अधिनियम, अधिनियम जिसको बोला जाता है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कि ये इसके ऊपर कार्रवाई होगी, यानी ये इससे के जो नियम है वो लागू होंगे। बिल जब कोई भी आप प्रारूप लेके आते हैं, कोई ड्राफ्ट लेके आते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, जब तक ये सदन के अंदर रहेंगे तब तक ये कहलाएंगे विधेयक या बिल। जो भी ड्राफ्ट होगा वो विधेयक या बिल कहलाएगा। और लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति जी के बाद ये ड्राफ्ट गया, ये बिल गया। जब ये ड्राफ्ट राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो वो उनके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। यो सिग्नेचर करते ही जो ड्राफ्ट लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के पास गया था वो बन गया, क्या बन गया? अधिनियम। बस इतना ही फर्क है कि जब तक राष्ट्रपति जी और लोकसभा राज्यसभा उनको पारित ना कर दे तब तक वो बिल रहेगा, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही वो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। अधिनियम बनने के बाद उनके जो प्रावधान है वो पूरे देश में या कुछ जगह पर जहां पर भी लागू होने हैं वो होंगे। जब तक वो बिल रहेगा तो उसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है। तब तक पुराने नियमों से ही देश चलता रहेगा
और जब वो अधिनियम बन जाएगा तो नए नियमों से देश चलेगा। बस इतना ही फर्क है और ज्यादा फर्क नहीं है। और अभी बस ये याद रखना कि जो विधेयक है वो उसका नंबर है 128वां, और ये जो संशोधन होकर अधिनियम बन चुका है अब, यानी कि ये जो नियम है वो हमारे देश में लागू होंगे तो वो कौन सा क्रम है? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब आपका यहां पर होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा? पहला 99वां, 100वां, 101, 102, 103, 104 और 105। ये इतने जो संविधान संशोधन हुए हैं ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? दूसरा, पहली बात तो ये, दूसरा कब हुए, कब हुए? ठीक है, आप लोग होमवर्क करेंगे, नोट्स में आपके अपडेट रहना चाहिए। तो ठीक है, सितंबर महीने का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कल जो टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ी सी आधे घंटे की क्लास हमारी रह गई थी वो हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो आप कल की क्लास और आज की क्लास दोनों क्लासेस को मिलाकर देखना। इसके बाद मैं आगे अगस्त महीने का, अगस्त 2023 का मंथली करंट अफेयर लेके आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, टेक्निकल इश्यू ना आए, तो एक ही वीडियो में हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आप इन वीडियोज के नोट्स जरूर बनाना, प्रॉपर वे से नोट्स बनाना, बहुत अच्छे नोट्स चाहिए, लगभग ऑथेंटिक मैं लेके आया हूँ, पूरा सोर्स ऑथेंटिक ही है। तो आप इसके नोट्स बनाकर इसका रिवीजन जरूर करना, एग्जाम में यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अब लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको वीडियोज के लिंक मिलते रहेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।